हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज इस वीडियो में हम ईवीएस का जो टॉपिक है पढ़ रहे थे, पर्यावरण। हमारा पर्यावरण था एनसीईआरटी का चैप्टर, उसे हम डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम आगे देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कि हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ये ईवीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो प्लीज़ कंटिन्यू और इसको देखिए, इससे बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो जो प्रभावित कर रहे हैं उससे संबंधित दो समस्याओं के बारे में हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। यहाँ पहला टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय और दूसरा है अपशिष्ट निपटान। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखते हैं जिसमें ओजोन परत का अपक्षय देखना है हमें। तो हम यहाँ पर देखेंगे ओजोन परत क्या होती है और ये किस प्रकार अपक्षयित होती है। फ्रेंड्स, जो ओजोन होता है वह ओजोन क्या होता है हम देखेंगे। ओजोन यानी कि O3 मॉलिक्यूल। O3 जो होता है ओजोन का अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनता है, जबकि सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्राय चर्चा करते हैं उसमें 2 परमाणु होते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है सांस लेने के लिए, हम जो जिंदगी जीने के लिए जो होता है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर के बनता है। और जो ओजोन होता है, ये ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारे लिए है लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और लेकिन ये जो O3 मॉलिक्यूल है, ओजोन है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर हम देखेंगे लिखा है ओजोन क्या है, एक घातक विष है। यह एक बहुत ही घातक जहर विष है। और जो वहीं पे ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं सांस में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर ओजोन इतना ही घातक है हमारे लिए तो हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा है। तो इसमें आगे लिखा गया है ओजोन जो है वो एक आवश्यक कार्य करता है। क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। अब पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है ये। तो ये पराबैंगनी किरण क्या है? पराबैंगनी किरण जो है ये सूर्य से आती हैं और जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये गैस जो है ये मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। जो हमारे शरीर में अगर ये पराबैंगनी विकिरण आता है ये तो हमारे शरीर में ये कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा पराबैंगनी किरण जो है वो हार्मफुल है। और इस पराबैंगनी किरण को रोकने का काम वायुमंडल में ही छानने का काम कौन कर रहा है? ओजोन। तो ओजोन जो है इसका एक परत बनता है जो ये हमारी पृथ्वी है, इसमें जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर ये ओजोन का एक परत बना होता है। ये हमारा पृथ्वी है और ये क्या है? ये ओजोन का परत है, O3 मॉलिक्यूल का है। तो ये क्या करता है, जब सूर्य से जो हानिकारक UV रेज आती हैं उन्हें यहाँ इसके अंदर नहीं आने देता है। तो इससे ये रेज हमारे पास तक नहीं पहुँचती है और हमें इससे जो हानि होना रहता है वो नहीं होता है। यहाँ देखिए इसमें दिखाया गया है कि ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो कैसे, O2 होता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसमें दो परमाणु हैं। तो जब UV रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें जब इस पर पड़ती हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पर तो ये इसे तोड़ देती हैं। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले होते हैं पराबैंगनी विकिरण। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को विघटित कर देते हैं। और जब ये विघटित हो जाती हैं, अलग अलग ऑक्सीजन के परमाणु में टूट जाता है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु फिर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जुड़ करके क्या बना लेता है? O3 ओजोन बना लेता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओजोन का निर्माण कैसे हुआ और ये क्या है और क्यों ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। कब? 1980 में। और उसका कारण क्या पाया गया कि जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये एक मानव संश्लेषित रसायन है। इसकी वजह से ओजोन की परत में कमी आने लगी। ओजोन की जो मात्रा है वो कम हो गई, तो ओजोन की परत जो है वो पतली हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा गया कि जो रेफ्रिजरेटर है और अग्निशमन है, जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं और जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ से ये गैसेस निकलती हैं और ये हार्मफुल हैं। तो 1987 में क्या हुआ? UNEP का एक प्रोग्राम हुआ। इसमें क्या हुआ कि ये निर्धारित किया गया कि
यहाँ पर सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। मतलब 1986 तक जितना ओजोन क्षय हो चुका है कोई बात नहीं, लेकिन अब इतना ही रहने दिया जाए। अब इसके आगे ये इसका और ज़्यादा क्षय नहीं होना चाहिए, जो ओजोन है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर कंपनियां हैं वो सभी CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। तो आजकल जो भी रेफ्रिजरेटर आते हैं वो अब इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर होते हैं जिसमें CFC नहीं यूज किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा ओजोन का किस तरह से फॉर्मेशन हुआ और उसमें क्या क्या हार्मफुल हुआ, सब कुछ यहाँ हमने ओजोन के बारे में देखा। अब नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखेंगे। इसमें हमें 2 टॉपिक को डिस्कशन करना है। पहला ओजोन के बारे में था, दूसरा कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन से हम लोग सामान्यतः परिचित हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उन्हें हम उन अपशिष्ट पदार्थों हम जो पदार्थ उत्पादित कर रहे हैं वो अपशिष्ट पदार्थ वो किस तरह के हो सकते हैं, या तो वो डिग्रेडेबल होंगे या तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। मतलब उन्हें जो है या तो उनका अपघटन हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा। जिन अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन जीवाणुओं द्वारा अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है उनको क्या कहा जाता है, उनको जैव अनिम्नीकरण। और जिनका अपघटन हो जाता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। मतलब ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनका अपघटन हो जा रहा है किसके द्वारा, जैविक प्रक्रम के द्वारा, और ये बैक्टीरिया कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। और जो अपघटित नहीं होंगे वो जैव अनिम्नीकरणीय हो जाए। ये यहाँ पर हम देखेंगे इस जो यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय थे और वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं हो रहे हैं उन्हें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जा रहा है। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें देखा, जैव निम्नीकरणीय क्या है और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या है। यह पदार्थ अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, मतलब इन पर जो अपघटन होता है उस प्रोसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हमने देखा कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय क्या होते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि पहले जो कांच की ग्लास होती थी उसमें चाय मिलता था, फिर बाद में क्या हुआ, डिस्पोजेबल ग्लास आए। डिस्पोजेबल ग्लास जो है वो उसको यूज एंड थ्रो, एक बार आप चाय पीजिए उसमें फेंक दीजिए, लेकिन वो जो है वो अजैव निम्नीकरणीय थे, मतलब उनका अपघटन नहीं हो सकता था। तो जब यूज करने में तो ये बहुत ही आसान था, एक बार यूज किया फिर फेंक दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बहुत ही बड़ी समस्या बन गई। तो अब क्या है, फिर बाद में कुल्हड़ के पात्र का ऑप्शन ढूंढा गया, लेकिन अब क्या है, अब डिस्पोजेबल जो कागज़ से बने हुए डिस्पोजेबल कप हैं उनका यूज हो रहा है। पहले प्लास्टिक और अन्य चीज़ों वाले जो कप थे उसका यूज किया जा रहा था। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज़ के डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल किया जा रहा है अब। तो इस तरह से हमने ये दोनों चीज़ें देखी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस सभी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।